नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बदलते वक्त के साथ हर चीज परिवर्तन मांगती है। हर दौर की अलग अलग आवश्यकताएं होती है। यही बात कानून और उसमें लिखी बातों पर भी लागू होती है। इसी को देखते हुए 1 जुलाई 2024 से देश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। साल 1860 ब्रिटिश समय में बनी इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी अब खत्म होने वाली है। इसकी जगह पर 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। बिल पेश करते हुए अमित शाह ने कहा था कि 1860 से 2023 तक अंग्रेजों के बने हुए कानून के आधार पर इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब स्थापित होंगे। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसी को लेकर लोगों में संशय की स्थिति भी है कि आखिर इन बदलावों की जरूरत देश में क्यों पड़ी और इसका अब क्या असर होगा। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपराधिक मामलों के जानकार और उत्तर प्रदेश सरकार में ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन छवि रंजन द्विवेदी जी। तो हमारे साथ छवि रंजन द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं और जिस बड़े बदलाव के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि ये बदलाव की जरूरत आखिर क्यों पड़ी और भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी में, बीएनएस और आईपीसी में क्या अंतर है, दोनों को आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं और इस बदलाव की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? यही बड़ा सवाल आज हर किसी के मन में है जो बदलाव 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन कर दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रबुद्ध दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंट। यकायक ऐसा नहीं हुआ है या कोई अदरवाइज इंटरेस्ट या इंटेंशन भी नहीं है। ये 2005 में विधि आयोग की बैज बरुआ कमेटी ने, विश्वनाथन कमेटी ने, माधव मेनन कमेटी ने और मलिमत कमेटी ने इस संबंध में केंद्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें दी थी कि आपराधिक मौलिक और प्रक्रियात्मक विधियों को बदले जाने की, परिवर्तित किए जाने की स्वदेशी संदर्भ से बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये इस सेंस में है कि इसमें काफी टर्मिनोलॉजी के जो वर्ड थे वो दंड की मात्राओं का अत्यंत अल्प होना या अपराधियों के मन में सुधारात्मक जो सिद्धांत है दंड का, उसका अभाव पाया जाना, आकस्मिक रूप से अपराध करने वाले या बिना किसी इंटेंशन के या बिना किसी जो है आपराधिक मनोवृत्ति के अपराध करने वाले लोगों को भी दंड की व्यवस्था होना, आपराधिक प्रक्रियात्मक परीक्षण का बहुत धीमी स्पीड से जो है संचालन होना और करोड़ों की संख्या में बढ़ते हुए जो है मुकदमों का बोझ भारतीय न्याय व्यवस्था पर, ये मेन कारण थे नई आपराधिक विधियों के प्रवर्तन में लाए जाने के। काफी काम हुआ। ये ऐसा नहीं है कि एनडीए सरकार लाई हुई है। 2005 से आपराधिक विधि आयोग की सिफारिशों से काम चल रहा था। ये कमेटी मैंने बताई। तो गृह विभाग की विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने इन सब प्रस्तावों पर विचार किया और 146वीं रिपोर्ट 2010 में दी गई आपराधिक न्याय प्रशासन में जो रिव्यू के लिए। तो रिव्यू के लिए जो रिपोर्ट दी गई उसमें 111वीं और 28वीं रिपोर्ट स्थायी समिति को दी गई कि लगातार बराबर किए जाने वाले संशोधनों की बजाय एक समग्र और परिपूर्ण विधायन लाने की सिफारिशें समिति ने की, संसदीय स्थायी समिति ने। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में लॉजिकली न्याय शब्द इसलिए प्रयोग किया गया कि इसमें एक उदाहरण है कि 6 अपराध ऐसे हैं जिनमें सामुदायिक सेवा का दंड दिया गया है। तो ये अपने आप में लॉजिकल है। भारतीय न्याय संहिता शब्द अपने आप में डिनोट करता है कि ये स्वदेशीकरण की ओर बढ़ते हुए आपराधिक कानून की व्यवस्था ही नहीं, भारत की समूची न्याय व्यवस्था के स्वदेशीकरण की ओर बढ़ने का एक संकेत है, एक बड़ा संकेत है। तो इसी क्रम में 2019 में सभी राज्यों से सुझाव मांगी गई और जनवरी 2020 में सीजेआई, हाईकोर्ट के समस्त माननीय न्यायमूर्तिगण, भारत की बार काउंसिल,
भारत के विधि विश्वविद्यालय और सांसदों से भी सुझाव मांगे गए। नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर की अध्यक्षता में सुझाव और सुधारों को परीक्षित करने के लिए कमेटी भी बनाई गई। इस कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालयों के निर्णयों, विशेषज्ञों की राय, अनुसंधान केंद्रों जो विधि के होते हैं, एकेडमिक विद्वानों, अधिवक्ताओं, सिविल सोसाइटी आदि से सुझाव आमंत्रित किए। आपको सर, इसके लागू होने के बाद से क्या आईपीसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? सारे फैसले जो भी आपराधिक मामले के हैं वो अब बीएनएस के तहत लिए जाएंगे? मैं धारा 531 का रेफरेंस दूंगा इस मामले में, जो भारतीय नागरिक 531 में ये व्यवस्था दी गई है कि यदि 27 जून को उदाहरण के लिए या 28 जून को या 29 जून को कोई घटना होती है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है अगर 2 जुलाई में, तो ये पुरानी आईपीसी से जो है इसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल होगा। अच्छा। अदरवाइज आईपीसी अब ये आप ये समझ लीजिए वेनिशिंग पॉइंट पे है और 30 जून के बाद समाप्त। भारतीय दंड संहिता 30 जून के बाद समाप्त। भारतीय न्याय संहिता इसका स्थान ले लेगी। पुरानी 511 सेक्शन वाली इंडियन पीनल कोड से अब 358 सेक्शनों वाली भारतीय न्याय संहिता प्रभावी हो जाएगी। अब आप देखिए सुधारात्मक कदम, 358 सेक्शन और कहां 511 सेक्शन, 19 नए अपराध भी शामिल किए गए। इसके बावजूद सेक्शंस कम हो गए। क्यों सेक्शंस कम हो गए? क्योंकि पहले डेफिनेशंस और पनिशमेंट दोनों अलग अलग सेक्शंस में होते थे। अच्छा। इस संहिता ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि डेफिनेशन और पनिशमेंट दोनों को एक सेक्शन में रखा, क्लॉज अलग कर दिए। मेरी बात को समझ रही है ना आप? जी जी। सेशन कम तो हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा बदलाव, ये जो कानून को पढ़ने वाले जो नए बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, या पत्रकारों के लिए या जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बड़ा बदलाव है। अब उनके लिए तो काम बढ़ गया, नए सिरे से उन धाराओं को, जो कि एक तरीके से पहचान बन चुकी है अपराधों की धारा। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ इस तथ्य से। काम बढ़ नहीं गया है, काम आसान हो गया। अब देखिए फैसिलिटेशन कैसे होता है, मैं रेस्पॉन्स करता हूँ उसमें। फैसिलिटेशन कैसे होता है? बच्चों और महिलाओं के अपराध जो पूर्व आईपीसी में कई जगह बिखरे हुए थे उनको समेकित कर दिया गया। कंसोलिडेशन जिसे आप कह सकते हैं, समेकित करना, एक जगह लाया जाना। चैप्टर 5 में एक जगह ला दिया गया है सारे अपराधों को। महिलाओं और बच्चों के अपराधों को एक जगह लाया जाना, शारीरिक हिंसा संबंधी अपराधों को एक जगह एकत्र किया जाना, संपत्तिगत अपराधों को भी एक ही अध्याय में लाया जाना, विदेशों से बच्चों के आयात पर रोक लगाने के लिए नए सेक्शन, नए के अलावा काफी फैसिलिटेट किया गया है। बल्कि आपको बता दूं कि पहले की तुलना में मेमोरी को जो है रिटेंशन करने के लिए काफी प्रेशर जो होता था वो कम रहेगा। अब ये बहुत जल्दी लोकप्रिय होगी भारतीय न्याय संहिता, इसमें कोई शक नहीं है। और जो नए लॉ ग्रेजुएट बच्चे हैं, अधिवक्ताओं का काम सीधे सीधे एक स्मृति आधारित काम होता है। तो अधिवक्ताओं पे तो काम का इतना प्रोफेशनल जो उनका एटीट्यूड है इतना डेवलप होता है कि उन पे इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये एक प्रबुद्ध वर्ग है अधिवक्ता। बच्चे जो नए आएंगे उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, पर वो दिक्कत जो है वो बहुत एक इजी वे में आ जाएगी। वो दिक्कत ज्यादा उनको होगी नहीं, परेशानी। अगर इसके कालक्रम को, इसके विषय क्रम को समझा जाए तो ये पहले से कहीं अधिक ग्राह्य है। इसकी एडमिसिबिलिटी जो मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इंडियन पीनल कोड से काफी ज्यादा अब इसकी विशेषताओं पर यदि बात करें तो इसकी विशेषताओं में काफी अच्छी विशेषताएं, जैसे बालक शब्द की परिभाषा आईपीसी में थी ही नहीं, इसमें प्रारंभ हुई। अब कुछ लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए जब स्पेशल लॉ था तो आईपीसी, इसमें भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को क्यों लिया गया? तो उसका भी उत्तर है, कतिपय विशिष्ट अपराधों को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल किया गया है। ऐसे अपराध जिनमें
मीटिंग ऑफ माइंड एक से ज्यादा लोगों की होती है और वो एक संगठन, एक अवैध संगठन बना के कार्य करते हैं, उनको ऐसे अपराधों के साथ रीड विद करके पढ़ा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक नया अपराध जोड़ा गया है जो 379, 392 और 356 के बीच आईपीसी के झूलता रहता था। इट वॉज द कंडीशन ऑफ डिलेमा। एक भ्रम की स्थिति थी कि अगर कोई अपराधी किसी महिला से चेन छीनता है या मोबाइल छीनता है, एनसीआरबी के डाटा पोर्टल से अगर आप देखेंगे तो मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं भारत की आपराधिक घटनाओं में सबसे बड़ी संख्या की घटनाएं हैं। और आश्चर्य यह था कि आईपीसी में मोबाइल या चेन या पर्स स्नैचिंग के लिए कोई विशेष धारा थी ही नहीं। किसी राज्य में 379 के रूप में दर्ज हो रही थी, कहीं 392 के रूप में दर्ज हो रही थी, कहीं 356 के रूप में दर्ज हो रही थी। यहाँ ये परेशानी मिटा दी गई है जी। और सर बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इन बदलावों में कई धाराएं जोड़ी गई है, कई हटाई गई है जिनकी जरूरत नहीं थी। इसके साथ ही कम्युनिटी सर्विस को जोड़ा गया है। अब समाज सेवा जो है कुल 6 अपराधों में कम्युनिटी सर्विस का दंड दिया गया है। 5 उदाहरण के लिए 5,000 रुपए से कम की चोरी होगी और ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं होगा, पहला अपराध होगा तो वो इसके जरिए उसे दंडित किया जा सकता है यदि वो चोरी की संपत्ति को वापस कर देगा अपराधी। ये आई मीन टू से द थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ये सुधारात्मक है। अदालतों का प्रचलित परीक्षणाधीन अभियोगों से बोझ कम करने की दिशा में इस तरह के कानून बेहद प्रभावी हैं कि आप रिफॉर्मेटिव थ्योरी से लोगों को पश्चाताप का मौका दे रहे हैं। आप देखेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पिछले कई वर्षों से इस तरह के जजमेंट दे रहा था, जैसे क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कि पेड़ लगाइए, फला जगह आप सफाई करिए। तो ये इसे एक विधि के स्थान के रूप में जो है भारतीय न्याय संहिता में सम्मिलित कर दिया गया है। तो दिस इज द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कोडिफाइड लॉ। ये बहुत बड़ी विशेषता थी इसकी जो आई, क्योंकि अब इतना ज्यादा स्कैन होके इतना ज्यादा परीक्षणों के दौर से 2005 से लेकर 2023 तक गुजरते हुए ये ड्राफ्ट हुई है, तो बहुत ज्यादा जो है आप इसमें कमियों की गुंजाइश नहीं ढूंढ सकते हैं। एक स्टीरियो फॉर्म में अगर आप स्टेटमेंट दें कि हाँ ये दिस इज द मियरली चेंजिंग ऑफ सेक्शन, तो आई डू नॉट एग्री विद दिस आर्गुमेंट ऑफ द any type of the person who is a stakeholder of this criminal justice administration. I think this is the perfect and the comprehensive codified law as known as भारतीय न्याय संहिता। ये अपने आप में परफेक्ट है और परफेक्शन के बाद इसमें अगर चेंजेस भी होते हैं तो गुंजाइश बहुत कम होगी चेंजेस की। अगर चाहें तो स्टेट अमेंडमेंट कर सकते हैं। स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जूरिस्प्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई अपराध गंभीर है या नहीं है, ये केंद्र सरकार के उसी अधिनियम में अपने आप में निहित रहता है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश ने धारा 272 में आईपीसी में जो खाद्य पदार्थों की मिलावट थी उसको सत्र परीक्षणीय बनाया, आजीवन कारावास की सजा रखी, और अन्य राज्यों में नहीं था ऐसा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मिलावटखोरी हुई और वो 1975 में ही उसे सेशन ट्राइबल बना दिया गया। तो ये चीजें तो आएंगी निकट भविष्य में टीएमएस में, और आनी भी चाहिए, क्योंकि ला जो है वो भी देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमेशा परिवर्तन के दौर में गुजरता है। तो ये नहीं कह सकता ये स्टिग्मा, या जैसे कहते हैं कि एक स्थायीकरण नहीं होता है कानून में। 2013 में बहुत बड़े चेंज हुए। बसंत कुंज वाली घटना के बाद इंडियन पीनल कोड में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए बहुत बड़े चेंजेस हुए। आज स्थिति ये है कि महिला संबंधी अपराधों को उसी स्तर पर संवेदनशील मान के कंप्रहेंसिव जो है कलेक्टिवली एक चैप्टर में लिया गया, और आपको मुझे बताते हुए खुशी होती है कि दंड की मात्रा बढ़ाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन was the offense under section 354, but this time this has more gravity from the point of view of the quantum of the punishment. इसमें 10 साल तक की सजा है इस बार डिसरॉबिंग में ही है, डिसरॉबिंग में। So my colleagues are also agreed
कि एनहेंसमेंट ऑफ द पनिशमेंट इज द एनदर मेरिट ऑफ दिस भारतीय न्याय संहिता। सर एक और बड़ा सवाल जो है उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। जी 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 बताइए, जी कि बताइए। जो फैसला लेने के समय को कम कर दिया गया है, अब आपको ट्रायल ये दिस कोर्ट क्वेश्चन में जी जी एक जी मैं सवाल पूरा कर लूं। ट्रायल कोर्ट के जो जी फैसले हैं अधिकतम 3 साल में उनको फैसला देना होगा और किसी भी फैसला देने के 43 दिन में फैसला देना होगा और उसके 7 दिन के भीतर उस पर सजा सुनानी होगी। लेकिन करोड़ों मामले जो है वो अभी तक पेंडिंग है और हजारों जज के पद खाली हैं और वकीलों के पद खाली है। तो ये चीज कैसे संभव होगा इतने समय में, इतने कम समय में, जबकि वकीलों की कमी है, जज की कमी है और मामले करोड़ों में है। तो ये जो बदलाव लाया गया है ये धरातल पर कितना संभव है? देखिए, आपका प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आपराधिक न्याय प्रशासन के ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। परंतु फिर भी मैं इसका एक उदाहरण से उत्तर देना चाहूंगा कि आप जो प्रश्न कर रही है ये प्रश्न है प्रोसीजरल लॉ से संबंधित। तो प्रोसीजरल लॉ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो अब 1 जुलाई से कहलाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी न्यायालयों की जो न्याय जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की जो प्रक्रिया है उसका लॉ, एंड दैट इज प्रोसीजरल लॉ। अब अभी हम बीएनएस की बात कर रहे थे, भारतीय न्याय संहिता की, और ये प्रश्न आपका जो है वो ट्रायल से रिलेटेड है और स्पीडी ट्रायल से रिलेटेड है या ओवरवेलमिंग प्रेशर ओवर द जुडिशरी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द केसेस। तो ये जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को स्पीडी करने के लिए इसमें सबसे अच्छे प्रावधान जो किए गए हैं उसका एक सिंपल इलस्ट्रेशन है सेक्शन 187। 187 में देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश में आपको बता दें हम कि जून और मई माह में लगभग 1000 लोगों के स्टेटमेंट कोर्ट में जो है वो ऑडियो विजुअल सिस्टम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दर्ज हुए हैं। और इनका लक्ष्य हमारे ही अभियोजन निदेशालय द्वारा सरकार को लगातार इस संबंध में फीडबैक दिया जा रहा है और फैसिलिटेट किया जा रहा है और सिस्टम के इस्टेब्लिशमेंट के लिए काफी मेहनत की जा रही है प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट द्वारा। इसका टारगेट जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में 2000 पर मंथ रखा गया है। द विटनेस हु विल रेंडर देयर एविडेंस थ्रू द ऑडियो विजुअल मीडियम, थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये तेजी लाएगा निश्चित ही। इसके अलावा कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म आईटी के बनाए जा रहे हैं जिसमें गवाहों के एड्रेसेस, फोन नंबर और उनके रिटायर्ड गवाहों के पेंशन से रिलेटेड जो है लिंक केवल सीक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये फला जिले में रहते हैं वही देंगे, और पर्सनल लोगों का आधार से जो है कनेक्ट करना। तो ये काफी तेजी लाएगा ट्रायल में, और ट्रायल में तेजी लाने के लिए इसमें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, जो गवाहों की असीमित संख्या को अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक सेलेक्टिव वे में विटनेसेस को जो है और नंबर्स ऑफ विटनेसेस को कम करेगा, जिससे जिनकी आवश्यकता है वही लोग गवाही दे पाए, और जो फॉर्मल विटनेसेस हैं या जो ओवर विटनेसेस हैं उनको जो है गवाही में बुलाने की आवश्यकता नहीं है तो न बुलाया जाए। तो ये ट्रायल तेज होगा तकनीकी के प्रयोग से, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों में पहले भी जो है धारा 309 में स्पीडी ट्रायल का प्रोविजन था, और इस बार उनके लिए टाइम फ्रेम डेवलप किया गया है, टाइम फ्रेम फिक्स किया गया है। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल। और इस बार बीएनएस में जो है वो मॉब लिंचिंग, हिट एंड रन जैसे अपराधों में सजा का प्रावधान किया गया है। ये सभी अपराध आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रहे थे। मॉब लिंचिंग की पहले केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन बीते सालों में तो कहीं ना कहीं ये इन चीजों को जब शामिल किया गया तो लगता है कि हाँ ये बदलाव की जरूरत थी, और इस वजह से इन्हें अगर शामिल किया गया तो वाकई में बदलाव को देखते हुए, समय को देखते हुए इससे लाया जा रहा है। इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लॉ कमीशन के अलावा जो बैज बरुआ कमेटी या विश्वनाथन कमेटी है या माधव मेनन कमेटी है, इनके अलावा अनुच्छेद आर्टिकल 141
वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये विधिक अधिकार देता है कि वो कानून की फ्रेमिंग के लिए या इंटरप्रिटेशन ऑफ क्राइम में, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में अपना महत्वपूर्ण आधिकारिक संवैधानिक दखल दे सके। तो मैं आपको बता दूं, तहसीन पूनावाला का केस वो केस था जिसमें मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये डायरेक्शन दिए कि इसको पिनल कोड में कोडिफाई किया जाए, मॉब लिंचिंग को। तो धारा 103 में ऐसे प्लेस किया गया है, 103(2) में ये कि मॉब लिंचिंग जहां एक से लेकर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सांप्रदायिक विद्वेष के आधार पे या कम्युनल की फीलिंग्स के जो है बहुत कहना चाहिए बहुत एग्रेसिव जो है माहौल में किसी आदमी को जो है मार देती है, तो इसमें परिस्थितियों और केस की मेरिट के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से 7 ईयर से लेके डेथ कन्विक्शन तक है, तो डेथ सेंटेंसिंग है। तो ये मॉब लिंचिंग एक बहुत ही नया चैप्टर है जो इसमें आया है। तहसीन पूनावाला 2018 का केस था जिसने इस विषय में एक डायरेक्शन दिया कि राज्य को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि मॉब लिंचिंग जो है वो एक बहुत बड़ी सामुदायिक समस्या है और इसमें दंड की व्यवस्था हो। तो ये वो सेक्शन है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर जो है फ्रेम किया गया है। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि ये इन सारे बदलावों का आम आदमी को कितना ज्यादा फायदा होने वाला है? ऐसा है कि क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई सबसे ज्यादा पवित्र जो बिंदु है वो है एक्सेस ऑफ कॉमन मैन टू द सुप्रीम कोर्ट और टू द हाई कोर्ट। तो आपको याद होगा कि हमारे देश में एक न्यायमूर्ति ऐसे थे जो 15 पैसे के पोस्ट कार्ड पर भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में और रिट का संज्ञान लिया करते थे। तो आज की स्थिति में इस व्यवस्था में बदलाव प्रोसीजरल लॉ में स्पीडी ट्रायल के लिए किए गए हैं। यदि कोई स्पीडी ट्रायल के संबंध में माननीय न्यायालय को एक सिंपल लेटर से भी अवगत कराया गया। देखिए आपको बताऊं, आरटीआई के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में 500 रुपए पहले फीस रखी गई थी जुडिशरी की, जो घटा के 50 रुपए कर दी गई। तो आरटीआई जुडिशरी में भी आ रही है। इसी तरह से आम जनता को इस नई न्यायिक व्यवस्था से लाभ इस सेंस में मिलेगा कि सबसे पहले तो कम्युनिटी सर्विस का एक नया चैप्टर जो है खोला गया है। इसके अलावा मैं ऑडियो विजुअल जो पूरा देश इस समय जो है वो ऑनलाइन है, संभवतः पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नेट से जुड़े हुए लोगों की संख्या दूसरे नंबर पर है या पहले नंबर पर भारत में है। तो तकनीकी से जोड़ा जा रहा है कानून को, तो लाभ तो मिलना ही है। अभी आप नई भारतीय न्याय है, ऐसा है कि भारतीय न्याय संहिता के जो ऐप डाउनलोड हो रहे हैं उसके व्यूअर्स की संख्या देखेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आपको इसका उत्तर इस रूप में मिलेगा कि ये संख्या करोड़ से ऊपर पार कर चुकी है। यानी एक आम आदमी भी नई न्याय व्यवस्था ये नए कानूनों के बारे में जानने के लिए इच्छुक है, उत्सुक है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और आई ऑल द टाइम टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर ऑल द थिंग व्हिच इज बीइंग प्रेजेंट फॉर द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक, बाय द पब्लिक। तो कानून हमारा जो है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा निर्मित है। क्यों? क्योंकि हमारी संसद ने बनाया है, संसद की स्थायी समिति ने बनाया है। यहां तक कि आम लोगों को भी इसमें अपने सुझाव देने के लिए नोटिफिकेशन जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा जारी किए गए थे। अब निष्क्रियता अगर कोई रखता है तो इसका कोई उत्तर नहीं है। सक्रिय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब आप देखिए 500 से ऊपर सांसद है, 542, केवल 42 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया और सुझाव भेजे। परंतु विधि के छात्रों की संख्या देखी जाए देश के 16 विधि विश्वविद्यालयों की, तो छात्रों के सुझाव भेजने की संख्या जो है 5000 से ऊपर निकल गई थी विधि के छात्रों की। तो ऐसा नहीं है, आम जनता को, जिसको प्राय हम ये समझते हैं कि अनअवेयर है इन सब चीजों से, तो आप उनको कहते हुए सुनेंगे कि 420 में जेल करवा दूंगा, तो उन्हें सेक्शनों की जानकारी है। इसी तरह से धीरे धीरे समय के साथ 416 हो चुका है। जी जी।
तो नहीं 416 नहीं हुआ है, 420 का जो है जी जी, इसका 416 है। सेक्शन, हाँ इसका सेक्शन चेंज होके हुआ है 318(4). 318(4) हुआ है। बीएनएस वर्सेस आईपीएस पॉकेट डायरी मेरे सामने रखी हुई है। तो 420 का 318 सब सेक्शन 4। तो अब आपने जनता की जो है अवेयरनेस की बात की, तो आपको बता दूं कि चेक करना होगा क्योंकि कई सारी जगहों पर 316 बहुत सारी जगहों पे पढ़ने में मिला है, तो ठीक है, थैंक यू सर। नहीं नहीं नहीं, अब मैं इसके संबंध में निवेदन करूंगा कि मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पीपल और द पर्सन सपोज टू बी कलेक्ट फ्रॉम द बियर एक्ट। भारत सरकार की राजभाषा विभाग की जो विधि एवं कंपनी मामलों का जो मंत्रालय है, उसकी राजभाषा विभाग जो है यही नई दिल्ली में है। वो वहां का जो बेयर एक्ट है बड़ी संख्या में छपने जा रहा है, तो बेयर एक्ट से ही प्राइवेट पब्लिकेशन अपनी बुक्स को छापते हैं। तो बेयर एक्ट की खासियत ये है कि बहुत इजीली अवेलेबल है, वो बहुत कम पैसे में मिलता है। तो उसमें से देखें तो यू कैन गेट द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। ओके, जी थैंक जी यू जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुमूल्य जानकारी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा ये खास प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और ऐसी तमाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स।